नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवकीनंदन झाम एक बार फिर से हाजिर हूँ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट 3 लेकर के। हमने जैसा पहले देखा, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट अभी रिवाइज हुई है। रिवाइज होने के कारण इसका स्कोप बहुत बढ़ गया, तो मैंने इसे तीन पार्ट्स में बनाया है बजाय सिंगल पार्ट्स के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। थर्ड पार्ट जो हम लेके आ रहे हैं दैट इज़ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का जो फर्स्ट पार्ट है वो है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स आर द मेजर लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक्स। तो इन डिपॉजिट्स के केस में बहुत ज़्यादा चेंजेस इस बार आए नहीं हैं, लेकिन हमें जो स्पेसिफिकली बात ध्यान रखनी है वो रखनी है कि जो न्यूली ओपनड अकाउंट्स हैं, उन न्यूली ओपनड अकाउंट्स के अंदर ऑपरेशंस स्पेशली लार्ज वैल्यू के देखना है हमें। और ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि फर्स्ट 6 मंथ तक न्यू अकाउंट में अगर कोई ट्रांजेक्शन होते हैं और वह स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा होते हैं तो एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में वो डेली प्रिंट होते हैं। हम जो है वो एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकाल लें, सैम्पल बेसिस पे उसको चेक करें, हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई न्यूली अकाउंट में लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो ट्रांजेक्शन्स हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ जो यहाँ पर नई जोड़ी गई है, पहले ये जोड़ी नहीं गई थी। पहले सिर्फ ये था कि क्या इनऑपरेटिव अकाउंट्स के ऑपरेशन के संबंध में गाइडलाइन फॉलो की जाती है। अब जो है वो ये ऐड किया गया कि इज़ देयर एनी सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग डॉर्मेंट आर इनऑपरेटिव अकाउंट्स। उसके बाद इन अकाउंट्स में ऑपरेशंस के लिए क्या कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एक्टिव है, इस पर हमें कमेंट करना है। साथ ही ये भी कमेंट करना है कि गाइडलाइन फॉलो हुई या नहीं हुई। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया है कि जो इनऑपरेटिव और डॉर्मेंट अकाउंट है जिनमें पिछले 10-12 साल से कोई ऑपरेशंस नहीं हुए हैं, ऐसे अकाउंट्स के अंदर कुछ मूवमेंट्स देखे गए हैं, अनवांटेड मूवमेंट्स देखे गए हैं। और इसीलिए इस बार जो है वो आरबीआई इंश्योर करना चाहती है कि अनऑथराइज्ड अनवांटेड विड्रॉवल्स ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स पुराने खुले हुए हैं, वो या तो दुनिया में नहीं रहे या देश छोड़ के चले गए, उनके अकाउंट्स में पैसा पड़ा हुआ है। तो टू कंट्रोल दैट आरबीआई वांट्स द ऑडिटर कि साहब आप इसको एक बार चेक करें कि इसमें जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एज पर गाइडलाइंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और आइडेंटिफाई भी किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं इनऑपरेटिव डॉर्मेंट अकाउंट्स। एक इसमें और पॉइंट ऐड किया गया है, पहले से था इज देयर एनी सिस्टम ऑफ ऑटोमेटिक रिन्यूअल। अब वो एफडीआर के ऑटोमेटिक रिन्यूअल का जो पॉइंट्स था उसको हटा करके सिंपली ये कर दिया गया कि अगर कोई ब्रांच के पास FCNRB मीन्स फॉरेन रेसिडेंट अगर है, NRI है, उसकी कोई FDR है, वो अगर ऑटोमेटिक रिन्यूअल मोड के थ्रू रिन्यू हुई है तो उस केस में हमें यहाँ कमेंट करना है कि क्या उसको रिन्यू करने से पहले ब्रांच ने उस पर्सन का NRI स्टेटस कंफर्म किया था। बेसिकली यहाँ क्या होता है कि जो NRIs हैं उनका अगर FCNRB अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट की अर्निंग होती है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से इंडिया वापस आ गए, NRI स्टेटस उनका चला गया, लेकिन फिर भी वो FDR जो है वो FCNRB में रखते हैं ताकि उस पर इंटरेस्ट कर मुक्त रहे, टैक्सेबल न रहे। तो ऐसे केस में ब्रांच को ये इंश्योर करना होगा कि क्या ऑटोमेटिक रिन्यूअल करने से पहले ब्रांच ने FCNRB फिक्स डिपॉजिट्स के लिए NRI स्टेटस को कंफर्म किया है। इसके साथ दोस्तों, ह्यूज डिपॉजिट्स फर्स्ट वीक एंड लास्ट वीक ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विंडो ड्रेसिंग कंफर्म करने के लिए ये होता है, तो ये हमें चेक करना है। और मूवमेंट हम क्वार्टरली बैलेंसेस निकाल करके टोटल डिपॉजिट्स का चेक कर सकते हैं कि किस क्वार्टर में एकदम से बूम आया है। इसके बाद अगर कोई ऐसे अकाउंट्स हैं जो डिफरेंट पर्सन के हैं लेकिन प्रपोज सिंगल पर्सन ने किए हैं, बहुत सारे लोग एडजस्टमेंट्स के लिए बहुत सारे लमसम अपने स्टाफ के, अपने वर्कर्स के, अपने अड़ोसी पड़ोसी के अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, उसमें फिर एडजस्टमेंट्स करते हैं। और नोटबंदी के समय तो हमने ये स्पेसिफिकली वॉच किया ही है कि व्यक्ति को अगर कराना है 2.5 लाख के लिमिट है तो 2.5 लाख के 20 अकाउंट खोल दिए, 50 अकाउंट खोल दिए और पैसा जो है वो अकाउंट में चला गया। तो इसको हमें वॉच करना है। इसके लिए स्पेसिफिकली LFAR में कुछ नहीं दिया है, ये मेरी तरफ से पॉइंट है कि वी शुड वॉच इट एंड वी शुड रिपोर्ट इट एज एन हाई अलर्ट, हाई अलार्मिंग सिचुएशन।
एक जो नई चीज़ दी गई है वो ये दी गई है कि आरबीआई ये पूछ रहा है कि क्या मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स ब्रांच ने फिक्स की है और बैंक ने फिक्स की है, अगर की है तो क्या उस पर चार्जेस ले रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमसे चाहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लाइबिलिटीज़ में आता है, दैट इज़ अदर लाइबिलिटीज, सन्डे डिपॉजिट्स या बिल पेबल्स। बिल्स पेबल्स के अंदर अगेन हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पुराना से चेंज नहीं आया है, या यूँ कहें चेंज ही नहीं आया है। तो टेम्परेरी पोस्टेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें सिर्फ हमें देखना है। क्या होता है कि कई बार चेक क्लियरिंग के लिए आया, बंदे का अकाउंट हमारे पास नहीं है, या सन्ड्री डिपॉजिट्स में उस चेक को पहले क्लियर किया फिर किसी बंदे के अकाउंट में दिया, अकाउंट नंबर गलत डाला था, तो सन्ड्री डिपॉजिट्स में आता है। तो ऐसे केसेस में ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हमें स्पेसिफिकली मॉनिटर करना है कि साहब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन्स तो है नहीं। तो इसको अगर हम देखें तो हम 4 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ईयर वाइज इसका ब्रेकअप लें हम, कि ईयर वाइज जो आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हैं सन्ड्री डिपॉजिट्स में, सन्ड्री क्रेडिटर्स में, बिल्स पेबल में, वो क्या है। उस एंट्रीज में जितनी भी पुरानी एंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली 6 महीने से ज़्यादा पुरानी, उन एंट्रीज के संबंध में हम इंक्वायर करें कि साहब ये एंट्रीज यहाँ क्यों पड़ी हुई है। उसके बाद मूवमेंट देखें उस अकाउंट में। हो सकता है कि कोई चेक किसी का रॉन्ग अकाउंट नंबर डल गया था, वो अकाउंट में ब्रांच में चेक जमा करके गया, उसके बाद वो आया नहीं, ब्रांच आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, साल भर से पैसा वहाँ पड़ा हुआ था, उसके बाद जो है वो किसी ने उस पैसे को निकाल लिया इस अकाउंट को डेबिट करके। तो ऐसे केस में हमें मूवमेंट भी देखना होगा, स्पेशली ओल्ड इंटरेस्ट में अगर कोई मूवमेंट हुआ है, और उसका अथराइजेशन प्रॉपरली चेक करना होगा। इसके साथ साथ क्या इस टाइप की इंटरेस्ट का कोई रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। नॉर्मली जो मैंने इतने वर्षों में काम करते हुए देखा है कि ब्रांच इस टाइप के इंटरेस्ट का जो सन्ड्री डिपॉजिट्स हैं, बिल्स पेबल से, एक मैनुअल रजिस्टर हमेशा से रखती है, इवन सीबीएस होने के बाद भी, ताकि उनके पास अपडेटेड रिकॉर्ड रहे कि क्या परिस्थिति है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पोर्शन में आरबीआई हमसे जानना चाहता है कि जो इंटरेस्ट इनकम है और जो एक्सपेंसेस बुक किए हैं वो प्रॉपरली किए नहीं किए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा स्पेशली, कि हमें ब्रांच से अगर हम इंक्वायर करते हैं तो वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि साहब सब सिस्टम करता है, हम तो कुछ करते नहीं हैं। नो डाउट वी शुड रिलाई ऑन द सिस्टम कैलकुलेशन, बट वी कैन नॉट रिलाई ब्लाइंडली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब अगर कोई नया बैंक अकाउंट ओपन करता है ब्रांच, तो उस समय उस पर पूछा जाता है कि डू यू वांट टू अप्लाई चार्ज। जैसे स्टाफ का अकाउंट है तो ब्रांच को ये पावर दी गई है कि स्टाफ के अकाउंट में कोई चार्जेस न लगाए जाए, सरकारी अकाउंट है उसमें कोई चार्जेस न लगाए जाए। तो वो अकाउंट ओपन करते वक्त ही वहाँ क्वेश्चन पूछता है डू यू वांट टू अप्लाई चार्जेस, रूटीन चार्जेस। वहाँ अगर नो कर दिया हमने तो कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है किसी को फेवर करने के लिए ऐसा कर दिया गया हो, तो हम ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते। वी हैव टू टेस्ट चेक इट एज फार एज इंटरेस्ट इज कंसर्न, एज फार एज एक्सपेंसेस इज कंसर्न। इसके बाद एनपी प्रोविजनिंग सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है, ये हमें सबको देखना ही है। और उसका अप्रोप्रिएशन भी वी हैव टू चेक। इंटरेस्ट ऑन मैच्योर डिपॉजिट, ओवरड्यू डिपॉजिट्स बुक किया है या नहीं किया है, दैट ऑल्सो वी हैव टू चेक। उसके बाद इनकम का हम ट्रेंड्स देख लें, जो ऑडिट करने का हमारा बेसिक फंडामेंटल भी है, कि पिछले वर्ष हमारी पर्टिकुलर किसी हेड में, जैसे इंटरेस्ट ऑन सीसी लोन, इंटरेस्ट इनकम क्या थी पिछले वर्ष, इस वर्ष क्या है, उसमें वेरिएशंस आया है तो क्यों आया है। अगर नॉर्मल वेरिएशन है ड्यू टू बिजनेस तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वी हैव टू चेक। तो हमें ट्रेंड एनालाइज करना चाहिए एक बार वेरियस इनकम एंड एक्सपेंसेस का, और अकॉर्डिंगली हमें देखना चाहिए कि वो वेरिएंस अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरिएंस है तो वो क्यों आया है। उसके बाद कमीशन इनकम हमें चेक करना है, स्पेसिफिकली विथ रेफरेंस टू इंश्योरेंस। नॉर्मली क्या होता है, बैंक ब्रांचेस जो है उनके पास इंश्योरेंस कमीशन तो आता है सेकेंडरी बिजनेस से, लेकिन वो इंश्योरेंस कमीशन जो है वो जितना रिलाइज हुआ उतना ही बुक करते हैं, उस पर टीडीएस की एंट्री छोड़ देते हैं। तो इस केस में हमें ये देखना है कि हमें ग्रॉस ऑफ टीडीएस उसको करना रहेगा। नो डाउट ब्रांच का प्रॉफिट होगा, बैंक एज ए होल उस टीडीएस को बुक कर लेती है। ब्रांचेस ये लॉजिक भी देती है कि साहब जो है वो एज ए होल रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस या हेड ऑफिस में बुक कर लिया गया है, हमने सिर्फ कमीशन की इनकम हमारी बुक की है। बट चूंकि हम ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर्टिफाई कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये चेक करना होगा
कि अगर नेट ऑफ टीडीएस है तो हम उसको ग्रॉस ऑफ टीडीएस करवाएं और ब्रांच की एसेट में टीडीएस को हम खड़ा करवाएं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है एलएफआर का, दैट इज जनरल कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स में इस बार कुछ अच्छे खासे चेंज किए गए हैं। एक नया पॉइंट ऐड किया गया है, वो किया गया है सिस्टम टू इंश्योर द गोल्ड एंड बुलियन इज इन इफेक्टिव कस्टडी। ब्रांचेस जो हैं आज की तारीख में गोल्ड एंड ज्वेलरी का बिजनेस भी कर रही हैं, स्पेसिफिकली गोल्ड बार्स का। तो उस केस में जो गोल्ड और बुलियंस रखे गए हैं वो क्या इफेक्टिव जॉइंट कस्टडी में रखे गए या नहीं गए हैं, इसका हमें आंसर देना है। इसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, रिसिप्ट, इशू, बैलेंसेस सारा प्रॉपर है कि नहीं है, अपडेटेड है कि नहीं है। देन इंटरनल कंट्रोल्स क्या है इसके ऊपर, सिक्योरिटी आइटम्स दूसरे भी हमारे हैं, उसकी कस्टडी पे इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, वी हैव टू कमेंट ऑन दैट ऑल्सो। उसके बाद एक चीज़ और स्पेसिफिकली पहली बार पूछी है आरबीआई ने, वो ये पूछी है कि साहब जो सीबीएस एनवायरनमेंट में ब्रांचेस काम कर रही है या जिस भी सॉफ्टवेयर पे ब्रांचेस काम कर रही है, बैंक काम कर रही है, उसके अलावा क्या ब्रांच में कोई और सॉफ्टवेयर मौजूद है जो इससे इंटीग्रेट कर लेता है। जैसे मैंने देखा था कि कुछ बैंक्स में शायद बैंक ऑफ बड़ौदा वाज देयर या एक आध बैंक और है कि वहाँ एनपीआई आइडेंटिफिकेशन का पहले एक दूसरा सॉफ्टवेयर हुआ करता था साथ में, वो सीबीएस से एंट्रीज पहले उसमें डालते थे, वहाँ से एनपीआई आइडेंटिफाई होते थे, देन उसको कोरिलेट किया जाता था। अब वो अलाउड नहीं है, तो वी हैव टू कमेंट वेदर एनी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सिस्टम मैनुअल और अदरवाइज ब्रांच पे यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो सीबीएस से इंटीग्रेटेड नहीं है, वी हैव टू रिपोर्ट। नो डाउट वी हैव टू नॉट रिपोर्ट के साथ वहाँ एक्सेल यूज होता है, वहाँ वर्ड यूज होता है, वो ब्रांच मैनेजर के सिस्टम पे होगा और सेकंड मैन के सिस्टम पे होगा। इसके अलावा बाकी सिस्टम पे एमएस ऑफिस नहीं रहता है, तो उसके बारे में हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा और कोई सिस्टम, तो वी हैव टू स्पेसिफिकली कमेंट ऑन दैट। देन क्या ब्रांच में आईएएस ऑडिट हुआ है पिछले वर्ष में, यदि हुआ है तो उस पर जो ऑब्जर्वेशंस थी उस ऑब्जर्वेशंस को हम कंसीडर करें और उसका क्या सॉल्यूशन है का वो हम देखें। या पहले जो एलएफआर होती थी उसमें आईएएस ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, देन कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल इंस्पेक्शंस, इन सब के बारे में पूछा जाता था कि क्या वो हुआ है तो क्या आपने उसको कंसीडर किया है वाइल फ्रेमिंग योर रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया उसको सब्जेक्ट टू द आईएएस ऑडिट। उसके बाद जनरेटिंग एंड वेरीफाइंग एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स, ये भी पूछा गया है कि साहब वो एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स क्या ब्रांच रोज जनरेट करती है, उसके कंप्लायंस करती है। कंप्लायंस में ब्रांच मैनेजर्स को जनरली उसको रीड करके एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के बाद उस पर साइन करने होते हैं। आप जब ब्रांचेस में देखेंगे उनसे मांगेंगे एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, तो साहब रोज कौन साइन करे, तो वो इकट्ठे वेट करके साइन कर देंगे, आपके सामने साइन करने लगेंगे। यहाँ स्पेसिफिकली देखेंगे दे आर नॉट मॉनिटरिंग इट, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आपका ऑब्जर्वेशन कुछ और। फिर हमें एक कमेंट और करनी है डाटा इंटीग्रिटी पे। डाटा इंटीग्रिटी पे कमेंट करनी है, तो यहाँ हमारा थोड़ा सा आईएएस ऑडिट वाला पार्ट पुट हो गया है कि साहब जो डाटा सिस्टम में फ्लो कर रहा है सीबीएस एनवायरनमेंट में, कहीं से कोई चांसेस तो नज़र नहीं आ रहे कि कोई उसको इंटरसेप्ट कर ले। उसके बाद जो डाटा इनपुट किया जा रहा है वो करेक्ट है या नहीं है, तो वी हैव टू कमेंट ऑन द डाटा इंटीग्रिटी ऑल्सो। देन इंटर ब्रांच अकाउंट्स सेंट्रलाइज्ड हो गई है, तो इंटर ब्रांच अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं सकता, ओपनिंग डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे, उसको सभी बैंक्स धीरे धीरे क्लियर आउट कर रही है। लेकिन अब सीबीएस होने के कारण अब जो है वो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स सीधे ही बुक हो जाते हैं ब्रांच टू ब्रांच ही, ओरिजिनेटिंग ब्रांच पे ही, तो उस केस में उसमें बहुत ज़्यादा देखने का अब बचा नहीं है। जनरल कंट्रोल्स में जो एक पॉइंट्स पे स्पेसिफिक अगेन ध्यान दिया गया है, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि नीरव मोदी जैसे प्रकरण, माल्या जैसे प्रकरण न हो, वो अर्ली डिटेक्शन ही हो जाए, तो फ्रॉड्स के ऊपर थोड़ा सा स्कोप या दायरा बढ़ाया है इस बार एलएफआर के अंदर। तो पहले तो हमें ये देखना है कि अगर कोई ब्रांच में फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है, डिटेक्ट हुआ है, क्लासीफाई किया एज ए फ्रॉड, तो हमें रिकॉर्ड पे ये देखना है कि उसको आरबीआई रिपोर्टिंग की कंफर्मेशन ब्रांच रिकॉर्ड पे है या नहीं है। साहब फ्रॉड हुआ था, हो गया था, कोई बात नहीं। अब यहाँ एलएफआर में पूछ रहे हैं कि साहब जो है वो हमको आरबीआई को रिपोर्ट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा
आरबीआई के नोटिस में आया है कि ब्रांचेस में फ्रॉड हो जाते हैं, क्लासीफाई भी कर देते हैं, प्रोविजनिंग भी कर देते हैं, लेकिन आरबीआई तक उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती, तो उस केस में वो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स नहीं होते। तो वी हैव टू चेक द कंफर्मेशन एट ब्रांच रिकॉर्ड के सब वो हुआ है या नहीं हुआ है, रिपोर्टिंग आरबीआई को हुई है या नहीं हुई है। एनी सस्पेक्टेड आर लाइकली फ्रॉड केसेस आर रिपोर्टेड बाय द ब्रांच। तो यहाँ पर सस्पेक्टेड या लाइकली फ्रॉड केसेस जो है वो ऐसे होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस हो सकते हैं, दैट इज सस्पेक्टेड। उसके बाद किसी अकाउंट में लार्ज मूवमेंट्स हो रहे हैं, नए अकाउंट्स हैं, दैट कैन ऑल्सो बी सस्पेक्टेड। तो ऐसे जहां ब्रांच को डाउट हुआ है, ब्रांच ने रिपोर्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, तो उसकी डिटेल्स हमें वहाँ प्रोवाइड करनी है कि सभी सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन्स ब्रांच ने रिपोर्ट किए हुए हैं। उसके बाद हमें ये कमेंट करना है कि पोटेंशियल रिस्क एरिया जिसके कारण फ्रॉड हो सकता है। मीन्स यहाँ पर उन्होंने सिंपली हमसे ये कह दिया कि पोटेंशियल रिस्क एरिया। अब ये बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी टर्म इसलिए है कि जब हम बैंक्स में जाएंगे वी हैव टू वेरीफाई इंटरनल कंट्रोल्स, क्योंकि हमें अगर इस चीज़ पे कमेंट करना है कि सब पोटेंशियल रिस्क एरिया ये है जहाँ से फ्रॉड हो सकता है या विच माई लीड टू प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉड, तो इस केस में हमें स्पेसिफिकली इंटरनल कंट्रोल्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कमेंट अगर हमें देनी है तो कमेंट ऐसे नहीं देनी कि साहब वी कुड नॉट फाइंड एनी एरिया या देयर इज नो सच एरिया। इफ देयर इज एनी रिस्क एरिया वी हैव टू चेक द कंट्रोल मैकेनिज्म, वी हैव टू चेक द मूवमेंट ऑफ पर्सन, वी हैव टू चेक द ब्रांच लोकेशंस और कैसी जगह पे है, सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है, देन वी हैव टू रिपोर्ट हियर, वी हैव टू कमेंट ऑन दिस पॉइंट। इसके बाद एक नया पॉइंट और जोड़ा गया कि इज देयर एनी अर्ली वार्निंग सिस्टम। बैंक के अंदर क्या अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसका अर्ली वार्निंग सिस्टम है यानी अर्ली वार्निंग फ्रेम है या नहीं है, सो दैट वार्निंग सिग्नल हमें मिल जाए और पोटेंशियल फ्रॉड्स हमारे सामने आ जाएं। अदर्स कंट्रोल्स की बात करें तो अदर्स कंट्रोल्स में हमें कमेंट एक नया जोड़ा गया है पॉइंट कि KYC AML गाइडलाइन का फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। नो योर कस्टमर नाम्स, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो ट्रांजेक्शन्स स्पेसिफाइड लिमिट्स के ऊपर रिपोर्ट करने हैं MLA में वो हुए हैं या नहीं हुए। जैसे मुझे जितना ध्यान है, सेविंग अकाउंट में अगर 10 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन कोई हो रहा है तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत we have to report, branch has to report, so we have to check whether that has been reported properly or not. Then system is procedure to ensure data integrity। यहाँ पर डाटा इंटीग्रिटी हमें इसलिए इंश्योर करना है कि जो डेटा ब्रांच से फीड किया जा रहा है, जो डेटा ब्रांच से दिया जा रहा है, वो डेटा बेसिकली रिपोर्टिंग पर्पसेस से ऊपर के लेवल पे जाता है और वहां जाकर के उसको एज एन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जाता है ताकि फर्दर डिसीजंस लिए जा सकें। तो अगर यहाँ से डेटा रॉन्ग इनपुट होगा ब्रांचेस से तो उस केस में नो डाउट रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएंगे बैंक्स द्वारा। तो जो डाटा इंटीग्रिटी है हमें इस पर कमेंट करना है, हमें प्रोसीजर चेक करना है कि सब जो डेटा जो है MIS के लिए ऊपर जाता है उस डेटा के फीडिंग में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। वी हैव टू इंश्योर इट्स इंटीग्रिटी एंड वी हैव टू चेक वेदर सिस्टम एंड प्रोसीजर इज देयर आर नॉट। ये भी बहुत बड़ा एरिया है। कहने को ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, हो सकता है कि शुरुआती सालों में हम इसको इग्नोर कर दें या एक जनरल कमेंट्स दे दें। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा कोई जनरल कमेंट मार्क न करें, पूरा प्रॉपर तरीके से चेक करें, चेक करने के बाद जनरल कमेंट करें ताकि हम जो RBI हमसे चाहता है वो रिपोर्टिंग उसको कर पाएँ और जो है हमारे प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखें। इसके बाद जो जनरल कंट्रोल है वो सिंपल है, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स को आपने लिया है या नहीं लिया है कंसिडरेशन में, तो दैट वाज ऑल फॉर द LFAR। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर बैंक ऑडिट सेशन। अच्छे से करें, प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखें और RBI की उम्मीदों पे भी खरे उतरें। इसी के साथ धन्यवाद।